नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं विद्युत धारा। इसके पहले कुछ टॉपिक आपके कंप्लीट करवा दिए जाए गए हैं। विद्युत धारा के 200 क्वेश्चन करीब हम करेंगे और इस सीरीज में मैं केवल उन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहा हूँ जो वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए ऑलरेडी, है ना। तो ये मान के मैं चल रहा हूँ कि थ्योरी आप लोग पढ़ चुके हो या आप लोग पढ़ रहे हो। इन क्वेश्चंस के माध्यम से वो थ्योरी कंप्लीट करवा रहा हूँ मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, जिन पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको इस सीरीज में करवा रहा हूँ, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। पहली बात तो ये कि विद्युत प्रतिरोधकता होती क्या है, मैंने आपको बताई थी। विद्युत प्रतिरोधकता इसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है आर इंटू ए अपॉन एल। एल जो होती है ये लेंथ होती है, ए एरिया होता है, और आर होता है प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध। लेकिन विद्युत जो प्रतिरोधकता होती है, यह डिपेंड करती है केवल नेचर पर। किसके नेचर पर? नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है ना। मतलब कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, सिर्फ और सिर्फ पदार्थ की प्रकृति पर। तो आपके ऑप्शन है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, या इनमें से कोई नहीं। आपको लगाना है हमेशा चालक की प्रकृति पर, ऑप्शन सी। ठीक है। आप यहाँ पर आपको फॉर्मूले में भले ही आपको दिख रहा होगा कि क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसके अलावा लंबाई दी है, ये भौतिक घटक है। ठीक है ना। आप इनको बढ़ाते हो या कम करते हो तो ये चेंज हो जाएगी। अगर बढ़ाओगे और कम करोगे तो चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। ये होती है। लेकिन आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए किस पर डिपेंड करती है, तो नेचर ऑफ मटेरियल मतलब पदार्थ की प्रकृति पर, चालक की प्रकृति पर निर्भर करती है। आपको याद रखना है, सिर्फ प्रकृति पर, इसके अलावा किसी चीज पर नहीं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। पहली बात तो विद्युत शक्ति होती क्या है, देखिए पावर। विद्युत शक्ति मतलब पावर। पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू अपॉन टी। डब्ल्यू होता है किया गया कार्य, और टी होता है टाइम, मतलब कि इकाई समय में किए गए कार्य को हम पावर कहते हैं। इसे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यहीं से जूल पर सेकेंड यूनिट हो जाती है इसकी, या वाट। ठीक है ना, वाट से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। आपसे पूछा गया एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक होता है वाट। ये किस चीज का मात्रक होता है? पावर मतलब शक्ति का। वहीं अगर हम आपसे वाट घंटा की बात की जाए, तो ये मात्रक होता है यूनिट का, जो आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हो। आपके मीटर रीडिंग करती है, 1 यूनिट आई, 2 यूनिट आई, 3 यूनिट आई, 500 यूनिट आई। इसे हम, इसकी इकाई होती है वाट इंटू घंटा, ये है यूनिट। ठीक है ना। ओम की इकाई होती है, ओम किस चीज की इकाई है? प्रतिरोध की, मतलब रेजिस्टेंस की। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक, देखिए कैलोरी भी एसआई मात्रक, कैलोरी भी ऊर्जा का मात्रक है, जूल भी ऊर्जा का मात्रक है। तो इन दोनों में से आपसे पूछा गया एसआई, तो एसआई मात्रक होता है जूल। ये वाला ऑप्शन बी, ये क्या होता है? ये होता है एसआई मात्रक, और ये होता है सीजीएस मात्रक। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है, आपको ये याद रखना है। कितनी होती है? 0.24। इतनी? 0.24। ओके। अगर यहाँ पर किलो कैलोरी की बात की जाए तो हो जाती है 0.00024 किलो कैलोरी। ठीक है ना। याद रखना है आपको, और ये होती है कैलोरी। तो देख लेना है कि वो आपसे पूछ कर, आपसे कैलोरी पूछ रहा है या किलो कैलोरी, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका अर्थ जल है? जल तो आपको पता ही होगा। पेट्रो का अर्थ क्या, अर्थ क्या होता है? हर्बो का अर्थ क्या होता है? नाइट्रो का अर्थ क्या होता है? और हाइड्रा, हाइड्रो, हाइड्रो मतलब होता है जल। जिस भी चीज में हाइड्रो लगाओ उसे हम जल से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑप्शन डी। ठीक है। इसके बाद, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध। चालक का प्रतिरोध कैसा होगा? आपसे पूछा गया है चालक का। देखिए जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो तीन चीजें होती हैं हमारे पास। एक तो होती है कंडक्टर, एक होता है सेमी कंडक्टर, ठीक है, और एक होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर। ठीक है। इसका प्रतिरोध अगर हम देखें, कंडक्टर का प्रतिरोध अगर हम देखते हैं तो ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। और इंसुलेटर का अगर हम प्रतिरोध देखें, ताप बढ़ाने पर बढ़ता ही है। वैसे भी देखो प्रतिरोध तो इसका ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो हाँ बढ़ेगा ही लिखना। लेकिन सेमीकंडक्टर ऐसा होता है, जब आप ताप बढ़ाते हो तो इनका प्रतिरोध कम होता है। ठीक है ना।
ऑप्शन ए बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा गया चालक का मतलब कि कंडक्टर का, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है? धारा आपसे पूछी गई, धारा का एसआई मात्रा क्या होगा? आप सभी जानते होंगे, वोल्ट, कूलाम, वाट या एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर, ऑप्शन डी। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा वोल्ट किसका होता है। वोल्ट होता है विभवांतर का, मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, विभव और विभवांतर दोनों का होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। इसके बाद कूलाम किसका मात्रक होता है? चार्ज का, मतलब आवेश का। और वाट किसकी यूनिट होती है? वाट होती है पावर, मतलब शक्ति। ठीक है। और एम्पियर तो आप जानते ही हो, एम्पियर किसकी होती है? करंट। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक विद्युत बल्ब पर 220 और 100 वाट लिखा है, इसमें फिलामेंट प्रतिरोध कितना होगा? देखिए ये जो 220 लिखा है, ये लिखा हुआ है आपको वोल्ट, मतलब कि पोटेंशियल। ये है पोटेंशियल, पोटेंशियल V इज इक्वल टू आपको दिया है 200 वोल्ट। और ये वाली जो चीज लिखी हुई, ये हुई है पावर। ठीक है। और आपसे प्रतिरोध पूछा है R। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद करना है पावर का, शक्ति एक गुणे शक्ति बराबर होता है वोल्ट इंटू आई। ठीक है। यहां से आप निकालोगे, जब V की जगह पर आई आर रखोगे तो आई स्क्वायर आर, ये तीनों याद करने। ठीक है, पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा आएगा V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है। जब आई की जगह पर आप वी बाई आर रख दोगे, इसकी जगह पर ये कैसे मिला? जब आपने आई इक्वल टू वी बाई आर रखा, वहां से ये वाला फॉर्मूला मिला। और ये वाला कैसे मिला? ये वाला मिला जब आपने v इज इक्वल टू आई आर रखा है। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। तब ये वाला ये तीनों ही फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तीसरा वाला, मतलब p इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर से आप निकालोगे। p यहाँ पर दिया हुआ है आपको 100 वाट, और वी स्क्वायर मतलब 220 का स्क्वायर दिया हुआ है, मैंने इसको डायरेक्ट लिख लिया। और अपॉन में आपको आर निकालना है। 100 वाट था, दो जीरो गए, और आर इज इक्वल टू आ गया 22 की पावर 2। 22 का कितना होता है आपको ये याद कर लोगे तो ज्यादा आसान होगा। जैसे 22 का कितना होता है मुझे याद है, 484। 484, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 484। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पहले भी इसी तरह के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है ना, तो इनको आप हल्के में मत लेना, इन्हें अच्छे से एक बार कर लेना। छोटी छोटी गलतियां एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ये चीजें आपको बाकियों के बराबर लाती हैं। लेकिन जो कुछ कठिन कठिन क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आप करते हो, वो आपको बाकियों से आगे ले जाती है। ठीक है ना, तो अगर ये आसान क्वेश्चन आपसे गलत हो गए तो आप पीछे हो जाओगे लोगों से। तो ये आसान क्वेश्चन नहीं होने चाहिए गलत, ध्यान रखना। ओके। एक बोल्ट क्या कहलाता है? एक बोल्ट, बोल्ट किस चीज की इकाई होती है? सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए, जैसे ही आप बोल्ट बोल्ट बोलते हैं तो पोटेंशियल आपके माइंड में आना चाहिए। पोटेंशियल मतलब विभव। ठीक है, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब विभव क्या होता है? विभव कहलाता है इकाई आवेश को एक विद्युत क्षेत्र या चुंबक विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य। इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र जिसका विभव भी है, वहां पर लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू, इसे हम बोलते हैं विभव। अब वोल्ट विभव की इकाई होती है वोल्ट। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। डब्ल्यू का इकाई क्या होती है? जूल। और क्यू मतलब कूलाम। तो डब्ल्यू बाई टी, सॉरी, डब्ल्यू बाई टी इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य, डब्ल्यू बाई टी। ठीक है, नहीं, रुकिए, v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, और p इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, ये होता है। ठीक है ना, तो ये सही है q। इसको हटा देता हूं मैं, ये रहा। ये कितना हो जाएगा? डब्ल्यू बाई क्यू। इसे हम बोलते हैं वोल्ट। यहाँ पर जूलाम पर कूलाम हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? जूल पर कूलाम हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर मतलब पोटेंशियल आप मान रहे हो, किससे मापोगे? अमीटर से मापोगे क्या? अमीटर से क्या मापते हैं? करंट। ठीक है, वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं? विभव मतलब पोटेंशियल। ओके, गैल्वेनोमीटर से भी पोटेंशियल, और यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? अमीटर। अमीटर को आप कैसे जोड़ोगे? आपको याद रखना है, अमीटर को हमेशा विद्युत परिपथ में सीरीज में जोड़ते हैं,
और वहीं अगर आपसे बात की जाती है वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ोगे? पैरेलल में, ठीक है ना? मतलब समांतर में। इसको जोड़ोगे आप श्रेणी में और इसे जोड़ोगे आप समांतर क्रम में, परिपथ से। ओके, तो यहाँ पर अमीटर पूछा गया है, कैसे जोड़ोगे आप? श्रेणी क्रम में, पार्श्व में नहीं, ए बी दोनों नहीं और इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मतलब श्रेणी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। कुंडली का प्रतिरोध अगर आप ज्ञात करते हो, एक थे ओम्स, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमने पढ़ा था कि अगर भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाए, मतलब कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, तब ये चीज आपको याद रखना है, जब भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं किया, तब एक ग्राफ हमें ऐसा मिलता है सीधा। ये होता है भी, ये होता है आई और इसे हम बोलते हैं आर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्राफ मिलता है उसे हम बोलते हैं ओम्स लॉ, भी समानुपाती आई। ठीक है, इसलिए भी इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी अपॉन आई। ये होता है ओम्स लॉ, इसे हम बोलते हैं वी अपॉन आई। ऑप्शन बी सही है इसका। ओके, अगला क्वेश्चन, धातुएं धारावाहक होती हैं। धातुएं किस चीज की धारावाहक होती हैं? प्रोटॉन की, मुक्त इलेक्ट्रॉन की, कोर इलेक्ट्रॉन की, या इनमें से कोई नहीं? पहली बात तो प्रोटॉन होते हैं नाभिक में, जो कि बहुत ज्यादा तेजी से बंधे हुए होते हैं नाभिक में, ये निकल नहीं सकते। दूसरा होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही धारा प्रवाहित होती है। कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज नहीं है, कोर इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पर होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, कोर इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो बिल्कुल बंधे रहते हैं, है ना? जैसे कि मान लीजिए किसी, आपने लिया, मान लीजिए कोई भी आपने एटम ले लिया जिसकी परमाणु संख्या 8 से ज्यादा है, हमने 10 वाला ले लिया। 10 किसकी होती है? आप लोग हमें ये कमेंट में लिखकर बताएंगे। ठीक है, तो अगर हमने 10 यहाँ पर ली, प्रथम कोश में कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, अगले कोश में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गए 8। मतलब यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी। वहीं अगर आप और ज्यादा लेते हो, मान लीजिए आपने 11 ले लिया, 11 किसका होता है बताना है आपको। चलो सोडियम मैंने ही लिख दिया। तो एक होता है आखिरी में, मतलब एक ये होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये और ये वाले बोल सकते हो आप कोर इलेक्ट्रॉन जो बंधे हुए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? परिपथ में विद्युत धारा आप माप रहे हैं, क्या वोल्ट मीटर से नापी जाती? नहीं, इससे वोल्टेज नापा जाता है, वोल्टेज। और अमीटर से क्या नापी जाती है? धारा। धारा मतलब करंट। ओके, ऑप्शन बी, बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता? नहीं होता आपसे पूछा गया, नहीं होता। किस में नहीं होता? क्या अमीटर में? बोल, अमीटर में होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है, अमीटर में प्लस माइनस। तो धारा कैसी जाती है? प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, परिपथ में बाहर। और फिर होता है वोल्ट मीटर, बिल्कुल इसमें भी प्लस माइनस होता है। क्या कुंडली में होता है? कुंडली इस तरह से बनाई जाती है, इसमें क्या प्लस माइनस होता है? जैसे स्प्रिंग है, इसमें कोई भी प्लस या माइनस नहीं हो सकता। आप किसी को भी माइनस मान लीजिए या आप किसी को भी प्लस मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन सी, प्लस माइनस कुंडली में नहीं होता। ओके, अगला क्वेश्चन, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध, यहाँ पर प्रतिरोध है, समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? देखिए आपने श्रेणी में जोड़ा है, ठीक है, श्रेणी में जोड़ा है अगर आपने, तो कैसे आप इसे सॉल्व करोगे? एक प्रतिरोध आपने ये जोड़ा है और दूसरा प्रतिरोध आपने ये जोड़ा है, ये है श्रेणी में, ए बी, और ये है प्रतिरोध R1 और ये है R2। इसे आप नाम दे सकते हो X, बीच वाले पॉइंट को। अगर सीरीज की बात की जाए, सीरीज की अगर आप बात करते हो, तो जो नेट प्रतिरोध होता है, मतलब टोटल प्रतिरोध होता है, वो सभी का जोड़ होता है, R1 प्लस R2। R1 यहाँ पर कितना है? 10 ओम, और R2 कितना है? R2 है 20 ओम, तो टोटल कितना हो जाएगा? 30 ओम। ठीक है ना, 30 ओम होगा आंसर। वहीं अगर हम इसे सीरीज में कह देते, मान लीजिए सीरीज में जुड़ा हुआ है इस तरह से, एक और ये है दो, ये है आपका सिरा ए और ये है आपका सिरा बी, ये है R1 और ये है R2। तो जो पैरेलल होता है, पैरेलल, ठीक है ना,
तो इसमें कैसा होता है, इसमें R1 अपॉन R नेट ऐसे आप लिखोगे, और ये होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, है ना। इस तरह से लिखोगे। अब इसे जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, ये होता है 1 अपॉन R नेट की बात हो रही है यहाँ पर। तो जब आप आर नेट निकालोगे, इसको आगे ले जाके इसको आर नेट जब कर दोगे, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर यही चीज आपसे पूछी जाती पैरेलल में जुड़ी है, तब आप क्या लगाते आंसर, आंसर हो जाता 10 × 20 अपॉन 30। कितना आया, 20/3 आया ना, 20/3 ओम। ये आया है पैरेलल में और ये आया है सीरीज में। आपका आंसर सीरीज में पूछा गया है आपसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। कितना कार्य किया जाता है, मैंने आपको बताया था कार्य, कितना कार्य किया जाएगा। हम्म देखिए, आपसे पूछा गया है कार्य को। मैंने एक फॉर्मूला आपको पी का बताया था, पी का क्या बताया था, W/T। और दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको भी का बताया था, W/Q। ये दोनों फॉर्मूले याद रखने, और प्लीज यार कंफ्यूज मत होना इनमें, ठीक है ना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, आपको ये वाला फॉर्मूला उपयोग लाना है। यहाँ पर आपको विभव दिया गया है 12 वोल्ट, कार्य आपसे पूछा गया है, ये है कार्य जो कि आपसे पूछा गया है, तो कार्य आपसे पूछा गया है। और Q आपको दिया हुआ है 2 कूलाम, यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ से W की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 जूल। ठीक है ना, जूल की ये है 24 जूल। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्युत बल्ब के अनुप्रतांक, अनुप्रतांक मतलब है कि किसी विद्युत बल्ब के आपको क्वालिटीज दी गई हैं कि 220 वोल्ट में चलता है और 120 वाट की ऊर्जा खपत करता है। मतलब कि ये पी है पावर और ये वोल्टेज है, ठीक है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं, ये नया वोल्ट दिया हुआ है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं, तब इसके द्वारा उन्मुक्त शक्ति कितनी होगी। पी डैश आपको पता करनी है। देखो, आपको भी और पी दोनों ही गिवन है, ठीक है, लेकिन आपको भी डैश भी गिवन है, पर आपको निकालना है पी डैश। पी डैश आपको फाइंड कर, देखो जब भी कोई चीज निकालने की बारी आती है ना फॉर्मूला बेस, तो आपके दिमाग में सीधा एक फॉर्मूला आना चाहिए। हाँ, तो या इसको देखते ही आपके दिमाग में फॉर्मूला आया, पी डैश इज इक्वल टू भी डैश इंटू आई। अब यहाँ पर पी डैश आपको निकालना है, भी डैश आपको पता है कितना है, 110। आई आपको पता नहीं है, तो आई निकालोगे। आई कहाँ से निकालोगे, इसकी मदद से। P इज इक्वल टू भी आई। P आपको दिया गया है 120 वाट, और V आपको दिया गया है 220 वोल्ट। यहाँ से आपको निकालनी है आई। देखिए, एक यूनिट अगर आप साथ में लिखते जाओगे ना, तो गलती होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। आप जैसे ही वैल्यू लिखते हो, तो वैल्यू के साथ में आप यूनिट लिखो, क्योंकि यूनिट भी जिस तरह से वैल्यू कटती है ना, कि 10 का भाग इधर जाएगा तो इधर भी चला जाएगा, वैसे यूनिट भी होती है। अगर यहाँ पर वोल्ट होता और इधर वोल्ट होता, तो दोनों वोल्ट एक दूसरे को काट देते, ठीक है ना। इससे यूनिट में गलती नहीं होती, इसलिए आप प्लीज ध्यान रखना। यहाँ से आई आप निकालोगे तो कितना आएगा, 120 वाट अपॉन 220 वोल्ट। यहां से आप इसे कैंसिल करोगे तो 6/11। 6/11 क्या आएगा, 6/11 वाट पर वोल्ट। अब ये वाली जो यू आई आई है, आई को आप रखोगे इसमें, तो क्या आ जाएगा, पी डैश इज इक्वल टू 110 वोल्ट। अब देखना, 110 वोल्ट, यहाँ से वोल्ट आया, और धारा कितनी थी, 6/11 वाट पर वोल्ट, ठीक है। अब देखो, वोल्ट से वोल्ट कैंसिल, इधर पे 11 था, 11 का भाग 110 में दोगे तो आ जाएगा 10 बार। क्या बचा, पी डैश बराबर 10 × 6 वाट, ठीक है। वोल्ट वोल्ट देखो अपने आप कट गए ना, तो पी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 वाट। इस तरह से पढ़ना है हमें, तो 60 वाट, ऑप्शन सी सही है इसका। ओके। अगला क्वेश्चन है। दो चालक तार जिनमें पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है, पदार्थ की लंबाई मतलब एल, और आर मतलब डी आपको समान दिया है। डी समान है तो D/2 समान होगा, और अगर ये समान है तो जो क्षेत्रफल होता है अनुप्रस्थ काट का, वो भी समान हो जाएगा, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में, पहले उनको जोड़ा है सीरीज, ठीक है, पहले उनको जोड़ा सीरीज में इस तरह से, ठीक है ना, R1 R2, और दोनों समान है तो प्रतिरोध भी समान हो जाएगा, एक ही प्रकृति के हैं। आर बराबर कितना होता है, रो एल अपॉन ए, ठीक है।
लंबाई उन्होंने समान दे दी, ए उन्होंने समान दे दिया, तो रो पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है, पदार्थ भी समान है, तो R1 बराबर R2 होगा, है ना? और हमने यहाँ पर क्या किया है, R1 और R2 दोनों की वैल्यू को R मान लिया है, ठीक है? या आप 1 भी मान सकते हो, जो आप मानना चाहो। तो हमने इनकी वैल्यू को दोनों को R मान लिया, ठीक है? ये अभी सीरीज की बात हो रही है, ए बी। अब यहाँ पर बात करते हैं हम पैरेलल की। पैरेलल, ठीक है ना? पैरेलल में क्या होता है, यहाँ पर दो जुड़े हुए हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये R1 और ये R2, ये है पैरेलल, यहाँ पर R और यहाँ पर R। अगर यहाँ पर आप R नेट की बात करते हो तो क्या आएगा, R1 प्लस R2। और अगर आप यहाँ पर R नेट की बात करते हो तो क्या आएगा, मैंने आपको बताया था R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है? ये मैंने आपको अभी 2 क्वेश्चन पहले ही करवाया है, तो आप उसे देख लेना, इसी लेक्चर में करवाया है। R1 R2 की वैल्यू R थी, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा 2R सीरीज में, और पैरेलल में आएगा R स्क्वायर अपॉन 2R। यहाँ से R से R कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, R/2। अब उन्होंने हमसे बोला है कि दोनों का अनुपात पूछा है, पहले श्रेणी में बाद में पार्ट्स में, मतलब कि सीरीज अपॉन पैरेलल उन्होंने पूछा है। सीरीज कितनी वैल्यू है, सीरीज है 2R, पैरेलल की वैल्यू कितनी है, R/2। इसको आप सॉल्व करोगे तो 2R इंटू R/2, इस तरह से 2 से 2 कैंसिल, और वैल्यू आ जाएगी, ओ सॉरी, 2 से 2 ऐसा नहीं, एक मिनट, यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 2R इंटू 2 अपॉन में बचा है R, तो R से R कैंसिल, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 4:1। ठीक है, ऑप्शन डी सही है इसका, ठीक है। देखिए, आपको ये याद रखना है कि पहले श्रेणी में बाद में पार्ट्स में, अगर कोई व्यक्ति उल्टा निकाल देगा ना तो उसका 1/4 आ जाएगा और ये गलत हो जाएगा, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश क्या होगा। देखो, रेशम और कांच, रेशम और कांच कहने के लिए बहुत छोटे क्वेश्चन है, लेकिन समझने की दृष्टि से ये क्वेश्चन, रेशम और कांच, इसके अलावा कांच और एबोनाइट की छड़, इन दोनों एग्जाम्पल का इतना ज्यादा उपयोग किया जाता है समझने की दृष्टि से कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ये बेसिक एग्जाम्पल है जो हर बच्चे को पढ़ाए जाते हैं और उसे पढ़ने भी चाहिए, ठीक है ना। कहने का मतलब ये रेशम है और यह है एक कांच की छड़। जब इन्हें आपस में रगड़ा जाता है तो आपको याद रखना है कि कांच पर हमेशा पॉजिटिव और रेशम पर नेगेटिव आता है, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ये बेसिक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला होता है एबोनाइट की छड़ और ऊन, इन दोनों को आपस में रगड़ा है। एक तो आपने ऊन, वूल, और एबोनाइट की छड़, एबोनाइट, इन दोनों को आपने रगड़ा, तो क्या आएगा, एबोनाइट की छड़ और बूल में से क्या आएगा, उधर पर रेशम पर पॉजिटिव आ रहा था, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, सॉरी, रेशम पर उधर नेगेटिव आ रहा था और कांच पर पॉजिटिव आ रहा था। इधर पर याद रखना है, इधर पर जो क्षण होती है एबोनाइट की क्षण, यहाँ एबोनाइट की क्षण पर नेगेटिव आएगा और रेशम पर पॉजिटिव आता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। ऑप्शन ए, एबोनाइट की क्षण पर आपसे पूछा गया है, तो एबोनाइट की क्षण को उत्पन्न आवेश ऋण है। प्लीज इसे पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, आ जाते हैं ये क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। 12th लेवल का एग्जाम है असिस्टेंट ऑपरेटर, तो ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले, कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो मैं आपको करवा रहा हूँ यही क्वेश्चन आएंगे। दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है। देखिए, पहली बात तो दो आवेशित वस्तुएं हैं, एक पर आवेश Q1 है, दूसरे पर आवेश है Q2। मैंने ये फॉर्मूला कई बार बताया है। क्या फॉर्मूला, पहले तो बल का बताओ। बल का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों समानुपाती होते हैं, दोनों आवेशों के गुणनफल और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ये था फॉर्मूला। जब हम इसे हटाते हैं समानुपाती को, तो F इज इक्वल टू आ जाता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और के की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना। और एक होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये अलग होती है, ये उसके फॉर्म में होती है इलेक्ट्रिसिटी के टाइम पर। और ये वाली जो ली जाती है, ये ली जाती है विद्युत, सॉरी, ये वाली ली जाती है चुंबक, जब हम पढ़ते हैं
चुंबक क्षेत्र को तब ली जाती है, और ये वाली वैल्यू ली जाती है जब हम विद्युत क्षेत्र को पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो गतिशील आवेश होता है वो विद्युत और चुंबक दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है, पर जो स्थिर आवेश होता है वो केवल और केवल चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इस नियम को हम बोलते हैं क्या? कूलाम नियम। ठीक है ना, कौन सा नियम? कूलाम नियम। ऑप्शन सी आपको याद रखना है। फैराडे के 3 नियम थे, वो मैंने बता दिए, ये धारिता से संबंधित होते हैं। एम्पियर का नियम तो एम्पियर आपने पढ़ा ही है। कूलाम का नियम ये रहा, और ओम का नियम V इज इक्वल टू आई आर, भी समानुपाती आई, है ना। ये याद रखने हैं आपको ये सब। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक। 1 किलोवाट घंटा, पहली बात तो किलोवाट आपको पता हो, किलोवाट किसकी इकाई होती है? पावर की। पावर मतलब शक्ति, और आपने इसमें घंटा कर दिया, किलोवाट आवर। ये क्या होती है? ये होती है यूनिट। 1 यूनिट बराबर कितने किलोवाट आवर? बताओ। किलो की जगह पर लिखोगे इतना, और घंटा होता है 3600 सेकंड, तो कितना हो जाएगा? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। समझ गए? ये आपको याद रखना है। ओके, समझ गए? वाट इंटू सेकेंड। ये होती है 1 यूनिट की वैल्यू भी आपसे पूछी जा सकती है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट इंटू सेकेंड। ये होती है 1 यूनिट की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है? यूनिट की। वाट किसकी होती है? शक्ति की। वाट घंटा किसकी होती है? यूनिट ही बोलते हैं इसको, है ना। और जूल पर घंटा कितनी? देखो, घंटा नहीं लेते हैं कुल मिलाकर, अगर देख लो तो देख लो कि ये पी की इकाई है, वर्क अपॉन टाइम, लेकिन टाइम को यहाँ पर सेकंड में लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर वाट इंटू घंटा है, इसे भी हम सेकंड में लेंगे तो यूनिट बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति मतलब पी को निरूपित करता है? इसके 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे पी के, कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा, बताइए आप। पहला था अपने पास में वी आई, दूसरा था V² बाई आर, और तीसरा था I² R। ठीक है ना, ये 3 फॉर्मूले थे, पहला, दूसरा और तीसरा, ये सब है। अब इनमें से देख लीजिए कौन सा नहीं है। IR² है क्या? नहीं है, I² R होता है। ऑप्शन बी सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपसे नहीं मतलब गलत पूछा गया है तो गलत है ऑप्शन बी, लेकिन ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन बी सही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजली के फ्यूज या तार बना होता है, बिजली का फ्यूज या तार किससे बना होता है? पहली बात तो फ्यूज होता क्या है? फ्यूज क्या होता है जो बना हुआ होता है? फ्यूज एक मिश्र धातु का बना हुआ होता है। यहाँ पर आपसे ऑप्शन पूछे गए, टिन, तांबा। तांबा और टिन, या इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी तांबा और टिन की मिश्र धातु होती है, उससे बनाया जाता है। अब देखिए, अब फ्यूज होता क्या क्या होता है? जब परिपथ में अचानक से हाई करंट आती है तो फ्यूज तार गल जाता है। फ्यूज तार के गलने के कारण परिपथ में धारा बंद हो जाती है, और धारा के बंद होने पर हमारे जो अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, वो खराब नहीं होते, वो बच जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वो खराब नहीं होते, ठीक है ना। इसके लिए हम फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। तो फ्यूज तार की आपको 2 प्रॉपर्टी याद रखनी है। पहला तो क्या? निम्न गलनांक, निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये दोनों चीजें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 जूल का मान होता है, मैंने आपको बताया था 1 जूल का मान, 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है? 0.00024 किलो कैलोरी। और अगर इसको कैलोरी में बदलो तो कितना हो जाएगा? 1 जूल इज इक्वल टू 0.24 कैलोरी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही है, ये याद रखना है आपको। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल्ब के तंतुओं को बनाने में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। बल्ब के तंतुओं को बनाने में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरा, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको याद रखना है कि टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं गलनांक को, तो जो गलनांक होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। हाई मतलब कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखना है। इसके बाद आपने देखा होगा एक तरह का ये वाला भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो बल्ब होता है, ये है बल्ब हमारा, बल्ब में लगा होता है ये टंगस्टन। तो इसके सामने आपने देखा होगा बल्ब के सामने एक ब्लैक कलर का स्पॉट आ जाता है। ये स्पॉट क्यों आ जाता है आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये स्पॉट आने का कारण क्या है। तो देखो, ऐसा इसलिए होता है कि टंगस्टन का ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ इसका फिलामेंट।
फिलामेंट। और फिलामेंट किससे बना हुआ होता है? टंगस्टन से। ठीक है, इसका ऑक्सीकरण हो जाता है जिस वजह से यहाँ पर ब्लैक स्पॉट आ जाता है, ये याद रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहली बात तो ऊर्जा होती है। क्या होती है? एनर्जी, ऊर्जा की यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कभी आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन कि एक कोई परिपथ है जिसमें कि इतने वोल्ट, 12 वोल्ट मान लीजिए कि विद्युत 12 वोल्ट अप्लाई किया जाता है, तो ऊर्जा कितनी होगी? तो आप ऐसे निकालोगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और वोल्ट कितना दिया है? 12। तो इसका गुणा करके आप निकालोगे जो भी वैल्यू होगी, तो ये ऊर्जा की वैल्यू होती है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसने पूछा, सिर्फ एक, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है कि विभव भी एक ही दिया होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? क्योंकि देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोई भी चीज की जब हम यूनिट पढ़ते हैं, जैसे हमने आपको विभव के बारे में बताया था, विभव मतलब W/Q, तो मैंने बोला था इकाई आवेश को इकाई विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य का सब इकाई लिया था हमने। ठीक है ना। जब हम पावर पढ़ते हैं तो W/Q हम पढ़ते हैं, W/T हम पढ़ते हैं। किसी कार्य को इकाई समय में किए गए कार्य को, यहाँ पर भी हमने इकाई लिया, तो इकाई समय में किए गए कार्य को पावर बोलते हैं, ऐसा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी ईवी, यहाँ पर आपसे पूछा गया एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब इकाई ऊर्जा, इकाई ऊर्जा के लिए कितना, मतलब इकाई ऊर्जा को किस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे, तो यहाँ पर भी इकाई ऊर्जा पूछी गई है। इकाई ऊर्जा मतलब वोल्टेज आपको एक अप्लाई करना है और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वही फिर एनर्जी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक वाट निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है? वाट आपसे पूछा गया। सबसे पहले आपको याद आना है, देखो यूनिट देख के घबराना नहीं है, ठीक है ना। कई लोग होता है जब हम यूनिट देखते हैं ना तो हम घबरा जाते हैं कि यार यूनिट पूछिए, यूनिट हम याद करने लगते हैं। हमें यूनिट याद नहीं करना है। जैसे आपसे बोला गया है वाट, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि वाट उनने पूछा है, वाट किस चीज की यूनिट है। ऑप्शन छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है ऑप्शन देखने की, हटाओ इनको, नहीं देखना है ऑप्शन। आप ये याद रखो कि वाट किस चीज की यूनिट है। आपके दिमाग में तुरंत आया कि पी, वाट मतलब पावर की यूनिट है। फिर आपको यहाँ से तुरंत क्लिक करना चाहिए, पी का फॉर्मूला होता है W/T। ठीक है, आपको ये याद रखना है W/T। यहाँ से एक और पी का फॉर्मूला होता था यार, VI करके भी होता था। अब ऑप्शन आपको देखना है, क्या जूल पर जूल और समय के फॉर्म में ऑप्शन दिए गए हैं, तो जूल और समय